आइए अब देखते हैं 12वीं क्लास के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है ये, और इसमें से हम देखेंगे कि इसमें से कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ के तौर पे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रत्येक साल। इसके पहले हमने आपको पहले चैप्टर का बताया था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का हमने देखा था कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रत्येक साल औसतन 7 से 8 प्रश्न हमको मिले थे कि वो पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि क्वेश्चन का एनालाइज दिया हुआ है ईयर वाइज की 2013 से दिया गया है और 13 से लेकर के 23 तक है, हालांकि 24 का भी इसमें है लेकिन वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ 23 तक में ही आप देख लीजिए कि 2023 में अगर 20 से ही देखेंगे तो देखिए 2020 में 5 प्रश्न थे जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ, 2021 में 8 प्रश्न हैं, 22 में 9 और 23 में कुल 8 प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही अगर देखें तो इसमें वर्ष 2024 में 11 प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ष 2024 का प्रश्न भी आपके सामने होगा। फिलहाल 23 तक का ये आंकड़ा है, और इसमें देखिएगा ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 8 नंबर और ये 4 नंबर 12 नंबर और एक 5 नंबर यहाँ से, यानी कि कुल 17 प्रश्न जो है कि 17 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। 17 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं दूसरे चैप्टर से, जो मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक का अध्ययन है। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से प्रश्न देखते हैं हम। पहले इस चैप्टर का जो कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला इसमें है कि मौर्य वंश से संबंधित है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस चैप्टर में आपको 16 महाजनपदों के विषय में ही जानकारी दी गई है कि इसमें से कौन कौन से जो 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपदों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ उसमें सभी महाजनपदों के विषय में नहीं, लेकिन विशेष करके उस समय का जो सबसे शक्तिशाली और सबसे जो प्रभावशाली जो महाजनपद था जिसे मगध कहते हैं, मगध के नाम से जानते हैं। तो मगध वंश के मगध महाजनपद के उत्कर्ष का भी उसमें इतिहास है कि सबसे शक्तिशाली मगध क्यों था और उसमें कौन कौन से शासकों ने शासन किया। तो इसी मगध पर जो है कि मौर्य वंश भी आया था। इसके पहले हालांकि बिंबिसार वंश वहाँ पे आया था, फिर उसके बाद बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना, फिर उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था ये चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था, और यह बौद्ध धर्मावलंबी था, यानी कि अशोक जो हैं, सम्राट अशोक के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोककालीन विभिन्न प्रशस्त अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि अशोक के द्वारा जो अभिलेख जो स्थापित कराए गए थे वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हुए हैं। और इस वंश का, यानी कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था, और उसके बाद से उसने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य पर। कुषाण वंश भी है इसमें, कुषाण वंश का भी नाम है। कुषाण वंश का जो पहला शासक था वो कनिष्क था, और जिसने 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया था, यानी कि कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, और उसी समय से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का। अब इसके बाद से जब गुप्त वंश में आप आते हैं, ये चूँकि स्मरणीय तथ्य है तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और सिर्फ इसी को यहाँ पे दिया गया है। हालांकि और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो सवाल जब हम करेंगे तो उसके विषय में बताया जाएगा। गुप्त वंश के विषय में जब आप जानते हैं तो इसका जो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त थे, और इस वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सभी जो है कि ये शासक हुए इन्होंने, जिन्होंने विभिन्न काम किए, यानी कि उनका काफ़ी योगदान रहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास भी एक थे, यानी कि नवरत्न रहते थे उनके दरबार में। और स्कंदगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी में हमें यानी कि स्कंदगुप्त का जो एक अभिलेख है जिसे एरण अभिलेख कहते हैं, वो 510 ईस्वी से वहाँ से हमें भारत में पहली बार सती प्रथा के अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। एरण का जो अभिलेख है जिसे स्कंदगुप्त का जो है, और वहाँ से हमें सती प्रथा का पहली बार साक्ष्य मिलता है वहाँ से। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें जो है कि अब यहाँ से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कुछ देख लेते हैं। जो यहाँ देखिएगा सभी का ये मार्किंग भी किया हुआ है कि कब ये प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के हिस्ट्री में।
पहला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो हमने बताया था कि ये 16 महाजनपद थे और उसमें सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था ये था मगध, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। और इसकी जो राजधानी थी उस समय राजगीर थी। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग रहते हैं, यानी कि अपना घर बना करके लोग जहाँ रहने रहते हैं उसको हम जनपद बोलते हैं। और ऑप्शन के अनुसार इसमें जो दिया हुआ है पहला ऑप्शन सही है। और बजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बजी, जिसे वैशाली के नाम से भी जानते हैं, उसे सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहते हैं। और बजी जो था वो उस समय गणतंत्र था, यानी कि वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि नेपोलियन किसे कहा गया था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जवाब होगा, यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था क्योंकि समुद्रगुप्त ने उस समय के सभी जो प्रभावशाली जो भी शासक थे, यानी कि पूरे एशिया के, उन्होंने 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यहाँ देखिए 78 ईस्वी में हमने बताया था कि 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ और तब से शक संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म क्या था? तो अशोक का एक प्रकार का धम्म था और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से धम्म की शुरुआत की थी। धर्म का मतलब यानी कि ये अशोक का धर्म था। और अशोक ने क्या किया कि सभी धर्मों के, यानी कि सभी धर्म की जो अच्छाइयाँ थी, सभी धर्म की जो गूढ़ जो बातें थी, उसको अशोक ने समावेशित किया और उसे अपने प्रजा के बीच में प्रचार प्रसार कराने का काम किया था। तो सही जवाब इसका है अशोक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सम्राट अशोक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम देख सकते हैं अब कि यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अभी हमने देखा कि यानी कि समुद्रगुप्त को। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ दिया है कि ये भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो गुप्त वंश के थे और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यात्री था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज जो है कि एक यात्री थे और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके बाद के प्रश्न है कि गुप्त काल में, सही जवाब इसका यात्री होगा। और ये मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के, यूनान का जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसके वो राजदूत बन करके आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में देखिए राजदूत भी है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब 8 का सी ही सही होगा क्योंकि वो राजदूत थे। यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये गलत हो सकता है। एक यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के वो राजदूत के तौर पे आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 9 नंबर सवाल है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में ऐसे भारत में चीनी जो यात्री आए थे वो वेनसोंग भी आया था, फायान भी आया था, इत्सिंग भी आए थे। ये ABC जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में जो नाम है वो सभी ने भारत की यात्रा की है, सभी चीनी यात्री हैं। लेकिन गुप्त काल में चूँकि ये लोग जो है कि अलग अलग शासकों के समय में आए थे, तो फायान जो आया था वो गुप्त काल के समय में आया था और इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी, यानी कि फायान जो है वो चीनी यात्री थे जो गुप्त काल में आए थे। और वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं और देखिए ये प्रश्न 2019 में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उनके 3 नाम हैं, चाणक्य कहिए या फिर विष्णुगुप्त कहिए या फिर कौटिल्य कहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, और जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है कि उस समय राजनीति शास्त्र की एक प्रमुख पुस्तक थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? ये 11वां प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति ये भी गुप्त वंश से संबंधित हैं और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है यानी कि हरिसेन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इंडिका ये यात्रा वृत्तांत है मेगास्थनीज का। और इसके पहले हमने बताया कि मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और वो यहाँ पर वो काफ़ी समय तक रहे थे और उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा जिसे इंडिका नाम दिया गया था। और ये भारत के इतिहास को जानने का, विशेष करके मौर्य वंश के
शासनकाल को जानने का एक प्रमुख दस्तावेज के तौर पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास का कौन सा जो काल रहा है, किस वंश का काल रहा है जिसे हम गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब है कि गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल का जो समय था भारतीय इतिहास में उसे एक गोल्डन एरा माना जाता है, यानी कि स्वर्ण युग माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये लिखने के लिए आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। इसका कारण भी है कि क्योंकि गुप्त काल में देखा गया है कि उस समय सबसे ज़्यादा जो है कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हुआ था, बहुत से मंदिरों के निर्माण कराए गए थे, बहुत से सामाजिक जो है कि यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत थी वो गुप्त काल के समय में काफ़ी ज़्यादा उसका काफ़ी उत्थान हुआ था। तो इसी वजह से ये गुप्त काल को न सिर्फ से सांस्कृतिक विकास ही नहीं बल्कि उसमें कुछ जो है कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उस समय जो है कि बहुत से स्तंभों का निर्माण किया गया था। चिकित्सा और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की हुई थी। तो इन्हीं सभी उपलब्धियों के आधार पे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो अभी ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया, नेपोलियन से उसकी तुलना की गई है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 261 ईसा पूर्व में, और अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में, और उसके 8वें वर्ष में ये अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये लड़ाई हुई थी, यानी कलिंग की लड़ाई हुई थी। उस समय कलिंग के जो राजा थे खारवेल थे, और अशोक ने वहाँ पे आक्रमण किया था और काफ़ी भीषण रक्तपात हुआ था उस युद्ध में, और कहा जाता है कि पूरे कलिंग की सभी जो वहाँ के पुरुष थे वो मारे गए थे। और इस घटना से, इस भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का मन पसीज गया था, उनका हृदय परिवर्तित हो गया था, और इसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। तो कलिंग युद्ध भी लघुतरीय या दीर्घोत्तरीय के तौर पे आता है आपको लिखने के लिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक यानी कि उदयन जो है, उदयभद्र के नाम से भी जिन्हें जानते हैं, और ये लोग जो है ये सभी हर्यक वंश में थे, यानी कि बिंबिसार ने जिस वंश की स्थापना की थी तो उस वंश से ये चले आ रहे हैं, और ये सभी मगध के शासक थे, और मगध की ये इन्होंने राजधानी जो बनाई थी पाटलिपुत्र को बनाया था, और पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। मुद्रा राक्षस ये रचना है यानी कि विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, और ये भी जो है कि भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो भी इतिहास था वो मुद्रा राक्षस में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, यानी कि गंगा, सोन और पुनपुन इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये अगला प्रश्न है। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, ठीक है, और ये जो है कि इसमें इस राजतरंगिणी में कश्मीर का उसमें वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर के शासकों का इतिहास से कल्हड़ जो है, ये कल्हड़ जो लिखे हैं राजतरंगिणी में, और ये प्रश्न देखिए 2022 में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कब ये कौन सा प्रश्न पूछा गया है। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश के थे, ये मौर्य वंश के थे, और काफ़ी एक प्रतापी सम्राट हुए थे, और इसी अशोक के शासनकाल में इसी अशोक ने जो है कि कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, यानी कि कलिंग पर आक्रमण किया था और भीषण रक्तपात हुआ था, जिसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, 21 नंबर ये सवाल है। और चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार ही तो 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वहाँ से 16 महाजनपदों का उसमें उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों की संख्या थी उस समय। और मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, और इसका सही जवाब है कि बिंबिसार जो था उसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। विभिन्न शासकों के शासनकाल को भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, देख लीजिएगा। ये
ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, यानी कि 323 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक वो शासन किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हो गई थी श्रवण बेलागोला में, यानी कि सलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। त्रिपिटक ये किस धर्म का साहित्य है? दो चीज़ें हैं यहाँ पे, त्रिपिटक और त्रिरत्न, दो चीज़ मिलता है। हालांकि त्रिपिटक जो है कि ये बौद्ध धर्म का है, और त्रिरत्न जो हैं ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज करती हैं कि त्रिरत्न और, तो देखिए त्रिरत्न को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि त्रिरत्न और ये जैन, तो ये दोनों के अंत में न है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी न है, यहाँ भी न है, यानी कि ये जैन से संबंधित हैं। और एक जो बचता है त्रिपिटक, तो ये त्रिपिटक जो हैं ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि अब 25 का बी सही जवाब है। 2022 में भी सवाल पूछे गए हैं सब। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, और ये गुप्त वंश के शासक थे और इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन इसके लिए बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल में जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री थे, बताया था कि मेगास्थनीज जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के आए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ भी सही है। अशोक का संबंध किस वंश से है? ये अगला प्रश्न है, और अशोक का संबंध जो है वो है मौर्य वंश से था। ऑप्शन डी इसका सही है। इसके बाद से कुछ और प्रश्न इसमें बाकी लग जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कर देंगे। और इसके साथ 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, उसको भी साथ मिला करके कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही, और आप वीडियो अगर अच्छा लगेगा आपको तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा।